Okay, so welcome you all. So today is our lecture number 34 और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। सो लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट वाज कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। कोची इंटीग्रल थ्योरम। ओके, कोची इंटीग्रल थ्योरम फॉर्मूला था, आज पढ़ेंगे। सो कोची इंटीग्रल थ्योरम आपको क्या बोलती है? वो बोलती है कि अगर आपका कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड it is analytic in a region covered by a curve, a closed curve, then integration of f of z dz, closed curve, कंटूर कर्व भी बोलते हैं इसको, इज इक्वल्स टू जीरो। कंडीशन क्या है कि उस क्लोज्ड कर्व के अंदर आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। वहां पे भी किसी भी टाइप का पोल नहीं होनी चाहिए, किसी भी टाइप की सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। पोल और सिंगुलरिटी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पोल और सिंगुलरिटी क्या होती है? पोल और सिंगुलरिटी, आज वैसे इसके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ा सा। पोल और सिंगुलरिटी के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर कैसे फाइंड आउट करते हैं आज, और इससे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर। ठीक है, सो पोल और सिंगुलरिटी क्या? एफ ऑफ जेड जिस पॉइंट के ऊपर आपका एनालिटिक ना हो, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड पोल और सिंगुलरिटी। एक और टर्म पढ़ी थी अपन ने, दैट वाज जीरोस। सो जीरोस क्या होते हैं सर? जीरोस वो पॉइंट्स होते हैं किसी भी डोमेन के अंदर जिन पॉइंट के ऊपर आपका एफ ऑफ जेड क्या हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए। यहाँ आपको एनालिटिसिटी से मतलब नहीं है, यहाँ आपको सिंपली मतलब है उसके रूट्स से। जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं? रूट्स निकालते हैं। सो रूट्स बेसिकली है क्या? अगर आप उस वैल्यू को उस डिफरेंशियल इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिल करोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए? जीरो हो जानी चाहिए। दैट इज व्हाट मीन ऑफ रूट्स। सो जीरो एक जनरल लैंग्वेज है, आप जनरल कह सकते हो, जनरल वर्ड है किसी भी फंक्शन के लिए। दैट वाज फॉर ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो जीरोस मतलब क्या? दोज वैल्यूज ऑफ जेड फॉर विच आपका एफ ऑफ जेड क्या हो जाए? जीरो हो जाए, दीज आर कॉल्ड जीरोस। और पोल्स और सिंगुलरिटी क्या होती है? जहां पे आपका एफ ऑफ जेड क्या हो? नॉन एनालिटिक हो, ठीक है, या फिर डाइवर्ज कर जाए, उन पॉइंट्स को अपन बोलते हैं पोल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं 1 में z माइनस वन, ये आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, और दूसरा अगर मैं बोलूं आपका फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू z माइनस टू, z माइनस थ्री। ठीक है, ये बात बोली आपको। तो अब मैं दोनों केसेस में अगर आपसे पूछूं कि इस केस में आप बताइए कि क्या इस केस में आपके पास कोई पोल मौजूद है? आप कहोगे हाँ, z इक्वल्स टू वन जो है वो इस फंक्शन को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स कि आपका ये आपका पोल हो गया। दिस इज अवर पोल। पोल इज व्हाट? वन। और यहाँ पे अगर मैं आपसे जीरोस के बारे में पूछूं, यहाँ पे तो ये फंक्शन एनालिटिक है, और क्या हो रहा है? यहाँ पे किसी भी टाइप के पोल्स मौजूद नहीं है, ऐसा कोई से पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। इन दैट केस यहाँ पे आपके क्या डिफाइन होंगे? जीरोस। जीरोस क्या क्या है? 2 and 3। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस पता चलना चाहिए आपको कि जीरोस क्या होते हैं और पोल्स क्या होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जितने भी आपके हायर इंटीग्रेशन होंगे जिनको आप कन्वर्ट करोगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर और फिर सॉल्व करोगे, तो वहां पे आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए करना कि कैसे अपन पोल्स निकालते हैं और कैसे अपन जीरोस निकालते हैं। बस दिस इज इट। उसके बाद तो सिर्फ थ्योरम्स है, उनको आपको रिमेंबर करना है और अप्लाई करना है। जैसे एक थ्योरम अपन ने पढ़ी, कोची इंटीग्रल थ्योरम। थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूँ एक सवाल के साथ आपको, कोची इंटीग्रल थ्योरम के अंदर अपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल लिखेगा, मेरे पास बहुत सारे सवाल है आप लोगों के लिए, तो सवालों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो एक सवाल ये करा देता हूँ, ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस में वन डी जेड, क्लोज्ड इंटीग्रल along C where C is circle of radius mod z equals to 1/2। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर अपने को इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे सर? पहले तो अपन चेक करेंगे कि आपका एफ ऑफ जेड के अंदर इस क्लोज्ड रीजन के अंदर, हमारा रीजन पहले ड्रॉ करेंगे। सो आई प्लॉट ए ऑर्गन प्लेन। तो ये मैंने ऑर्गन प्लेन बनाया। अब इस ऑर्गन प्लेन के अंदर मेरा सिंपली कनेक्टेड रीजन कहाँ है वो देखते हैं। सो मॉड जेड इक्वल्स टू 1/2, ये किसकी इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा इसकी रेडियस कितनी है? 1/√2। इसकी रेडियस कितनी? 1/2। ये कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। मॉड जेड का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर। इसको कंपेयर करना है आपसे आपको किससे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से। तो यहाँ से आर कितना है? हाफ। तो अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ हाफ रेडियस वाला सर्कल, तो अगर लेट से ये आपका हाफ है और ये आपका 1 है, सो हाफ से पास होता हुआ ओरिजिन पे, ये इसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे। तो ये आपका सर्कल होगा। ये लीजिए, ठीक है जी। अब आपको चेक करना है कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड, ये आपका फंक्शन क्या है? एफ ऑफ जेड है। ये एफ ऑफ जेड आखिर किसी पॉइंट के ऊपर नॉन एनालिटिक है या नहीं है? आपने कहा है सर, जेड इक्वल्स टू -1 के ऊपर। अब ये चेक करो कि क्या ये z इक्वल्स टू -1 आपके रीजन से बाहर आ रहा है या अंदर आ रहा है। तो आपने चेक किया कि ये सर्कल की रेडियस है सर हाफ, -1 तो क्या आएगा? इससे बाहर ही आएगा। ये +1 और ये -1। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? आपका पोल आ रहा है। आपका पोल कहाँ है? ये रहा, दिस इज योर पोल। पोल इज आउटसाइड योर सिंपल कनेक्टेड रीजन। तो इसका मतलब क्या करोगे आप? सीधा यहाँ पे लगाओगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम, CIT। क्या होती है सर? अगर आपका पोल या फिर आपका फंक्शन किसी रीजन के अंदर डिफाइंड है, एनालिटिक है, इन दैट केस उसका कंटूर इंटीग्रल किसके बराबर हो जाता है? सीधा 0 के। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है जी। एक सवाल और कराया था मैंने, स्क्वायर वाला। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का सवाल आप कर लोगे आई गेस। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे इसका एक्सटेंडेड वर्जन। सो एक्सटेंडेड, हेडिंग डालिए, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ CIT। अब एक्सटेंडेड वर्जन है, इसका मतलब क्या है कि अब आप क्या कंसिडर करोगे? आप अगर पोल्स भी आ रहे हैं, आपके रीजन के अंदर पोल्स भी आ रहे हैं, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे इस इंटीग्रल को? उस चीज को अपन कैसे पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सो मैं लिख देता हूं एक छोटा सा ब्रीफ के अंदर कि आखिर अपन एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब क्या है। सो एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब क्या है कि आप नाउ नाउ देयर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कुछ लगता है कुछ अर्जेंट चीज है ये। जस्ट गिव मी अ सेकंड, है ना। कोई फोन काट रहा है, इसका मतलब समझती है ना तू। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। ठीक है, चलिए। सो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ CIT का मतलब क्या है? इसका मतलब है नाउ नाउ वी आर कंसिडरिंग द केस where there is a pole inside your contour।
ठीक है। अब आपके कंटूर के अंदर एक पोल भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस केस में आप उसका इंटीग्रेशन या फिर लाइन इंटीग्रल कैसे फिगर आउट करोगे, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। चलिए जी, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे अपन? सो सिंपली मैं लिखाता हूँ, पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखाता हूँ, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कोची इंटीग्रल थ्योरम का। सो कोची इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्जन के लिए अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहली चीज, एक फॉर्मूला दिया है, क्या है वो? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या है सर? इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड एन क्लोज कर्व, within an closed curve C, and if a कोई पॉइंट है, is any point at which your f of z is not analytic, that means it is a pole, it is not analytic, then उस केस में f of a बराबर होता है किसके? 1/2 आयोटा इंटीग्रल f of z अपॉन में z माइनस a dz। ये इसको मैं अलग तरीके से लिखता हूं कि इस केस में आपका जो क्लोज्ड इंटीग्रल है f of z अपॉन में z माइनस a dz, ये सिंपली इक्वल होता है 2 आयोटा f of a के। दोनों चीजें सेम ही है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो और इस तरीके से भी याद कर सकते हो। इस तरीके से याद करने का फायदा क्या है, अभी आपको पता चलेगा जब आप इसके और फॉर्मूलाज देखोगे ना, तो उसके लिए ये थोड़ा बेनिफिशियल होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसी को लिखा दिया। अच्छा सर, ये आया कैसे? इसका प्रूफ भी बताइए हमें, तो हम तो प्रूफ के अंदर इंटरेस्टेड है। ले भाई, प्रूफ भी देख लेते हैं। सो देखो, आपके पास क्या है? एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए, क्लोज इंटीग्रल सी। अब इसको थोड़ा सा मैं प्लॉट करता हूं और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये फंक्शन कह क्या रहा है। तो देखो, आपके पास पहली चीज क्या है, आपको ड्रॉ करना है एफ ऑफ जेड। तो आपने मान लीजिए आपके पास एक एफ ऑफ जेड है और एफ ऑफ जेड किसी रीजन के अंदर क्या है? डिफाइन है। तो ये सही नहीं रहेगा, तो मैं इसको किसी और पॉइंट पे बनाता हूँ, नॉट ऑन ओरिजिन। ठीक है। सो आपने क्या किया, ये मान लीजिए ये आपका सिंपली कनेक्टेड रीजन है जिसके अंदर आपका एफ ऑफ जेड डिफाइन है, लेट्स से, और ये सी कर्व ऐसा है। अब आपको क्या हुआ कि अब आपके पास एक नया फंक्शन है कुछ ऐसा जिसमें एक पॉइंट है जो कि इस फंक्शन को, लेट्स से इट इज ओवर कैपिटल एफ ऑफ जेड, ये आपका नया एफ ऑफ जेड है। इसमें आप देखोगे कि ए जो है फंक्शन, ए के ऊपर आपका फंक्शन नॉन एनालिटिक हो रहा है, ये आपका क्या बन गया? पोल बन गया। सो अगर z इक्वल्स टू ए, तो ये तो यहाँ पे आएगा रियल एक्सिस के ऊपर। ये मान लीजिए आपका क्लोज कर्व यहाँ था और z इक्वल्स टू ए है इस जगह पे, दिस इज योर पोल। ठीक है। अब पोल आ गया तो अब तो आप कोची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि कोची इंटीग्रल थ्योरम कब लगती है? जब आपके रीजन के अंदर कोई भी पोल नहीं आए। अब ऐसा है तो अपन आगे वाले ऐसे सवाल को कैसे करेंगे सर? तो तरीका बताया था मैंने, हम क्या करेंगे, एक नया सिंपल कनेक्टेड रीजन बनाएंगे इसके चारों ओर, और इस तरीके से बनाएंगे कि इनको अपन कट करके आपस में जोड़ सके। तो यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया। ठीक है। एक्चुअल में करते क्या है वो सारी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, है ना। कट लगा के इसको जोड़ दिया। अब देखो, यहां से यहां तक की कोई रेडियस होगी आर। अब मुझे क्या करना है? अच्छा एक चीज बताओ, आपका फंक्शन तो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर नॉन एनालिटिक है, बट उसके आसपास के जितने भी पॉइंट्स है वहां पर तो एनालिटिक है।
तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये रीजन तो डिस्कार्ड कर दिया, बट इस रीजन में भी आपके कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पे आपका फंक्शन एनालिटिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे, इस आर को इतना छोटा करेंगे कि आर के अंदर सिर्फ ये पॉइंट पॉइंट आए। अगेन फिर से सुनिए, हमने क्या किया, हमारे पास एक रीजन है जिसके अंदर आपका एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है। तो लेट्स से ये आपका रीजन है एफ ऑफ जेड, इनमें आपका फंक्शन एनालिटिक है। दिस इज फॉर एफ ऑफ जेड, नो पोल्स, ठीक है। नाउ आपको एक नया फंक्शन दे गया, तो मैं नेक्स्ट पेपर पे करता हूँ। अब आपको क्या मिला, एक नया फंक्शन मिला कैपिटल एफ ऑफ जेड। अब कैपिटल एफ ऑफ जेड में क्या है सर, कैपिटल एफ ऑफ जेड इज डिफाइंड लाइक एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए। अब ये तो मेरे को देखते ही पता चल गया कि ये फंक्शन का पोल है क्या, z इक्वल्स टू ए, और इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सो कर्व अभी भी सेम ही है, दिस इज योर कर्व जिसके अंदर आपका स्मॉल एफ ऑफ जेड एनालिटिक है बट कैपिटल एफ ऑफ जेड नहीं है। तो वो पॉइंट कहाँ पे है, लेट्स से ये रहा ये पॉइंट आपका, दिस इज योर पोल। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगानी है, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया सिंपली कनेक्टेड रीजन बना दिया। तो अगर ये आपका C1C कर्व है, ठीक है, तो आपने एक नया रीजन बनाया, इस रीजन को नाम दे दो आप C1, दिस इज योर C1, ठीक है। अब सर आपने दो रीजन बना दिए, बट कोची इंटीग्रल थ्योरम तो सिंपल कनेक्टेड रीजन पे बनती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इससे लास्ट वाले लेक्चर में, क्या हम दो अगर रीजन आ रहे हैं इसका मतलब मल्टी कनेक्टेड रीजन है। सो मल्टी कनेक्टेड रीजन को हम बदलेंगे किसमें, सिंपल कनेक्टेड रीजन में, बाई एक लाइन लिखाई थी नीचे, बाई कट्स। अब कट्स कहाँ लगाएंगे, मान लीजिए एक कट यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया। अब इन दोनों कट्स को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये कट्स को जोड़ दिए, इस तरीके से जोड़ना है कि यहाँ पे अपन मिनिमम पॉइंट्स अपने छूटे। अब कट लगा दिए तो मैं इतना बड़ा भी लगा सकता हूँ, इतना बड़ा भी लगा सकता हूँ, इतना बड़ा भी लगा सकता हूँ और इतना बड़ा भी लगा सकता हूँ। तो मेरे को ध्यान क्या रखना है, मुझे मिनिमम टू मिनिमम रखने हैं कि मेरे पॉइंट्स मिनिमम टू मिनिमम छूटे। तो ये एकदम क्लोज्ड है, बहुत क्लोज्ड है, ठीक है सर, ये बात समझ में आई। तो अब ये आपका रीजन कैसा बन गया, सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब एक और बात ध्यान रखने वाली है कि आपने जो ये आर रेडियस का या फिर किसी भी शेप का बना रहे हो, मैं सर्कल मान के चल रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, कि इसकी कुछ रेडियस आर होगी। आपने क्या किया, आपने एक पॉइंट को छोड़ने के चक्कर में बाकी इतने सारे पॉइंट्स को छोड़ दिया, ये तो आपने गलत किया सर। तो हम क्या करेंगे, हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, आर को टेंड करेंगे 0, ताकि आप यहाँ से एग्जैक्ट इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट को अपने रीजन में ले लें। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, व्हेन यू आर डूइंग r टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है, आपका रीजन C1 वाला श्रिंक होता जाएगा और एक पॉइंट पे आके जाके रुक जाएगा, और उस पॉइंट को अपन ने छोड़ दिया। अब बचा रीजन क्या है, सिंपली कनेक्टेड रीजन, जिसके अंदर आपका कैपिटल एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। कैपिटल एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो गया, सिंपल लगाओ, अब तो क्या लगाना है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा देंगे। सो दिस इज कंसेप्ट। चमका थोड़ा बहुत, अगर 20% चमक गया तो मेरा काम हो गया, 20% चमक गया, बाकी चीजें मैं अभी वापस रिवाइज कराऊंगा तो और समझ में आएगा। तो अब देखो ये केस कैसा बन गया। सो एक छोटा सा डॉट बना, इस डॉट से जाते हुए एक आपका रीजन बन गया कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे आपका पोल रहा। तो ये पूरा रीजन के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आ गए जो कि मेरे सी के अंदर थे, सिवाय एक को छोड़ के। इस रीजन में मेरा कैपिटल एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। अब सर आपने थ्योरेटिकली तो समझा दिया हमको कि हम कर क्या रहे हैं, अब इसको मैथमेटिकली करके कोची इंटीग्रल फॉर्मूला डिराइव कीजिए। चलिए अब उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब कुछ, एक बार फिर से सोच लो, एक बार वापस से देखो, मैंने जो जो स्टेप्स बोले अब तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया। देखना, पहला केस, दिस इज फॉर एफ जेड,
और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन कंटूर सी, इस केस में दिस इज कैपिटल एफ ऑफ जेड, ठीक है। और यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, यहां पे r टेंड्स टू 0, चमका, ये सेकंड और ये थर्ड, दिस इज योर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं कि आखिर अपन को करना क्या है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला निकालने के लिए। सो हमारे पास क्या केस है, सब कुछ सही है, ओके। हमारे पास है सर एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी। सब में क्या करता हूँ मैं, थोड़ी सी अब इसमें क्या करता हूँ, इसको मसाज करता हूँ। इस इक्वेशन की मैंने मसाज करी, मसाज इस तरीके से करी कि मैंने इसके अंदर कुछ जोड़ा और कुछ घटाया, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए। ऐसा करने से होगा क्या, अभी दिखाता हूँ। नीचे क्या है, जेड माइनस ए और इधर क्या है, डी जेड। दिस इज योर क्लोज इंटीग्रल सी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अब इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखो। तो ये आपका एफ ऑफ जेड हो गया माइनस एफ ऑफ ए हो गया डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए, और इधर क्या आ गया आपके पास, एफ ऑफ ए जेड माइनस ए डी जेड क्लोज इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल। अब कर्व यहाँ पे कौन सा है उसके बारे में बात करता हूँ, छोटा सा वापस से रिवाइज कराता हूँ। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया था स्मॉल एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल एफ ऑफ जेड है। अगर किसी को ये चीज़ समझ में आ गई, चमक गई, तो बस उसके बल्ले बल्ले हो गए। तो पूरा अटेंशन इसके ऊपर देना। ये आपका क्लोज कर्व सी है जिसमें आपका स्मॉल एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है। अब आप क्या कर रहे हो, एक नया केस ले रहे हो जिसके अंदर आपके पास एक पोल भी है। सो ये लीजिए, आपके पास जो पोल आया है वो ये रहा, ठीक है। सो इस केस में आपके पास एक पोल है, ये रहा आपका z इक्वल्स टू ए पोल। अब ये पोल आ गया तो अब मेरी थ्योरम्स तो लगेगी नहीं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एक नया कनेक्टेड रीजन बनाया C1। अब इस कनेक्टेड रीजन को क्या किया, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है, तो मल्टीपल कनेक्टेड रीजन को ब्रेक करके सिंपली कनेक्टेड रीजन बनाया। सो अब ये क्या बन गया मेरा, सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब इस सिंपली कनेक्टेड रीजन को मेरे को मैक्सिमम मेरे डोमेन के पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी रेडियस है r, अच्छा कोई बताएगा ये रेडियस क्या होगी। अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो वो क्या होगी, कोई बताएगा। देखो अगर मान लीजिए ये पॉइंट ओरिजिन पे होता तो आई कैन राइट मोड z इक्वल्स टू r, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बट यहाँ पे तो मेरा ओरिजिन शिफ्टेड है, तो ये क्या लिखूंगा, z माइनस ए का मोड इक्वल्स टू क्या, r, और z माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, r e की पावर आयोटा थीटा। क्या सही है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस रीजन, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरा पूरा रीजन कैसा बन गया, C1 बन गया। सो दिस इज C1, दिस इज योर C1। क्या मैं, अगर मैंने मानिए z माइनस ए इक्वल्स टू r e की पावर आयोटा थीटा, क्या मैं यहां से z इक्वल्स टू लिख सकता हूं a प्लस r e की पावर आयोटा थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको इसमें सब्सटीट्यूट करो, तो सब्सटीट्यूट करने पे क्या आएगा, सब्सटीट्यूट करने पे क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन f ऑफ a प्लस r e की पावर आयोटा थीटा माइनस एफ ऑफ ए अपॉन r e की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पे dz है। सो dz आप निकाल सकते हो यहाँ से, तो dz क्या आएगा, 0 प्लस r इंटू आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, r आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, प्लस इधर क्या है आपके पास, एफ ऑफ ए विच इज कांस्टेंट अपॉन z माइनस ए को आप क्या लिखोगे, r e की पावर आयोटा थीटा,
और यहाँ से डी जेड को क्या लिखोगे, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। दिस इज अगेन क्लोज कंटूर C1। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो इसको और चेक करो कि क्या लिखा हुआ सही है या नहीं। क्या किया सर आपने, हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सिंपली कनेक्टेड रीजन बनाया। इस सिंपली कनेक्टेड रीजन की रेडियस मान लीजिए r है, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखा। तो मैंने जब इसकी इक्वेशन लिखी तो वो आई z माइनस ए इक्वल टू आर ई की पावर आइटो थीटा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस r को श्रिंक करूंगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके आसपास वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ये इतने सारा रीजन है, ये तो मेरा खाली जा रहा है, इसमें भी तो मेरा फंक्शन एनालिटिक है, तो मैं इनको नहीं छोड़ सकता, तो मेरे को इनको इंक्लूड करना है। सो इंक्लूड करने के लिए क्या करूंगा, मैं मेरे इस C1 को श्रिंक करूंगा और एक पॉइंट तक लाके रोक दूंगा। क्लियर, तो वही काम आप करते हैं। नाउ r टेंड्स टू 0। उससे पहले एक बार देख लो इसमें कुछ अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। सर e की पावर आयोटा थीटा से ये कट गया, r से ये कट गया, इधर भी देखा तो r से ये कट गया, e की पावर आयोटा थीटा से ये कट गया, तो दैट इज सिंप्लीफाइड एज ए r लिमिट r टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन f ऑफ a प्लस r e की पावर आयोटा थीटा माइनस f ऑफ a ब्रैकेट d थीटा। लेट्स से यहाँ पे आयोटा भी है, ये आयोटा बचा हुआ है तो वो आयोटा लिख दिया, प्लस f ऑफ a कांस्टेंट है, ठीक है सर, यहाँ पे आयोटा बचा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन d थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं r टेंड्स टू 0 पुट करूंगा तो क्या ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो गई, तो यहाँ पे बचा क्या, f ऑफ a माइनस f ऑफ a, ये क्या हो गया 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। इधर देखो, इधर क्या बचा f ऑफ a आयोटा। अब d थीटा का इंटीग्रेशन एक क्लोज कर्व के अंदर कितना होगा, तो सोचो, ये तो सोचने वाली चीज है कि अगर मान लीजिए यहां से यहां तक आप देख रहे हो, यहां से यहां तक पूरा आप घूमे, तो आपका थीटा 0 से कितना चला 2 पाई, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 पाई, तो क्या लिखूं यहाँ पे 2 पाई। तो क्या बना सर, फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z अपॉन z माइनस a डी जेड क्लोज्ड कंटूर इक्वल्स टू आया f ऑफ a इंटू 2 पाई आयोटा। दिस इज आवर Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला, दिस इज योर Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला। होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो मैं मान सकता हूं कि 20 से 40% तो हो गया होगा। अगर जिनको थोड़ा सा अभी भी डाउट हो रहा है तो जैसे ही प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी प्रूफ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कैसे इसको किया अपन ने, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि आखिर अपन कर क्या रहे हैं, किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे अपन कॉम्प्लेक्स पेन में खेल रहे हैं, तो ये जो गेम है वो आप समझना है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं, इसी को थोड़ा सा अरेंज करके, एफ ऑफ ए क्या हो गया सर 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट्स इट। एट द एंड कहानी क्या है कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन बताता हूँ। एक्सटेंडेड वर्जन कैसा सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे z माइनस ए है, अगर यहाँ पे पावर 2 आ जाती, पावर 3 आ जाती, पावर 4 आ जाती, तो उस केस में क्या चेंजेस आएंगे आपके फॉर्मूले में, तो उसका डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, आप सीधा उनको याद रखिए, ठीक है। आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आप उनको तो याद ही रखें। तो अगर मान लीजिए आपके पास दे दिया ऐसा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड, तो ये सिंपली किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ प्राइम ए। प्राइम का मतलब क्या है कि एफ ऑफ जेड का फर्स्ट डेरिवेटिव और उस फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जेड इक्वल्स टू ए पुट करना है, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ प्राइम ऑफ ए इज सिंपली इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर।
दोनों तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला तरीका बेस्ट है, इसको याद रखना। सिंपली अगर यहाँ पे 2 की जगह पावर 3 आ जाती तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता फिर, एफ डबल प्राइम ऑफ ए इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का क्यूब। तो जब पावर 3 है तो डेरिवेटिव कितनी बार करूंगा, 2 बार। तो जैसे यहाँ पे था, जब पावर 1 है तो सिंपली एफ ऑफ ए, जब पावर 2 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, जब पावर 3 है तो सेकंड डेरिवेटिव, साथ के साथ यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास इसकी पावर क्या है n+1, एन जेड माइनस ए की पावर n+1 है, एक ज़्यादा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव कितनी बार करूँगा, n टाइम्स, और यहाँ क्या आएगा n फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा 2 पाई आयोटा। तो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। क्लियर है जी? एक बार नोट डाउन कीजिए, अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट कीजिए, दोनों काम कीजिए, फिर इसके सवाल कराता हूँ, सवाल से पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर करना क्या है हमको, मेन वो बताइए, मुद्दा क्या है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं आगे की कहानी आपको। चलिए, बहुत बेहतर, डन है। ओके जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए एक सवाल करते हैं और सवाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल लिखिएगा, फाइंड आउट इंटीग्रेशन cos z अपॉन में z dz वेयर, यहाँ पे क्लोज कर c, वेयर c इज एन इलिप्स, और उसकी इक्वेशन भी आपको दे रखी है 9x² प्लस 4x² इक्वल्स टू 1, 4y² होगा। ठीक है, तो ये इलिप्स दे रखा है, तो सबसे पहला काम आपको ये फिगर आउट करना है कि क्या यहाँ पे कोई पोल अपने रीजन में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इस केस में तो सीधा कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे, क्यों अपन CIT का फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो पहले इलिप्स को ड्रॉ करो। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, x² अपॉन में 1/3 का होल स्क्वायर प्लस y² अपॉन में 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका a बन गया, ये आपका b बन गया। तो अगर मैं 1/3 मतलब 0.33, 1/2 मतलब 0.55, तो y के ऊपर आपकी मेजर एक्सिस होगी और x के ऊपर आपकी माइनर एक्सिस होगी। सो एलिप्स कुछ आपका ऐसा बनेगा। किस, चलिए जी, थोड़ा और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। जस्ट इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ओके जी, चलिए ये भी ठीक है। ओके, सो अब चेक करते हैं क्या हमारा पोल, हमारे पास इसमें कोई पोल है क्या। हाँ सर, ये रहा z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 आ रहा है यहाँ पे। तो ये तो हमारे पोल हमारे रीजन के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या लगेगा यहाँ पे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। रटने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। सिंपली सोचो, आखिर क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि पोल है। पोल है तो आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज सिंपली इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। अब मुझे देख के बताओ सबसे पहले यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या होगा। क्या आपका एफ ऑफ जेड कॉस जेड अपॉन में जेड होगा? नहीं, आपका एफ ऑफ जेड होगा सिर्फ कॉस जेड, क्योंकि जेड वाला तो पार्ट कैपिटल एफ जेड का हिस्सा है। क्या याद है? हाँ सर। तो यहाँ से मेरे को पता है मेरा एफ ऑफ जेड कितना है, एफ ऑफ जेड इज सिंपली कॉस जेड।
और z इक्वल्स टू 0 मेरा क्या है, पोल। सो a की वैल्यू कितनी हो गई, 0। सो आंसर क्या होगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कितना आएगा, 2 पाई आयोटा cos 0। cos 0 क्या होता है, 1। तो आंसर क्या है, 2 पाई आयोटा। तो इसका आंसर है 2 पाई आयोटा। और ऐसे ही सवाल आपके जेस्ट टीआईएफआर जेम के अंदर पूछे जाते हैं, इतने ही। और हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो नंबर ऐसे ही चले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेरे कई दोस्तों ने इग्नोर किया था जब जेस्ट और टीएफआर का एग्जाम था। आई डोंट नो व्हाई, कि समझ में ही नहीं आता है। कब सिंपली कनेक्टेड रीजन बना देते हैं, कब मल्टी कनेक्टेड रीजन बनाते थे, क्यों इसको ऐसे ही घुमाया, क्यों इसको ऐसे क्यों नहीं घुमाया, ये वो। बट आई होप अब आपको क्लैरिटी होगी कि ये बहुत सिंपल है। बट इतना भी सिंपल नहीं है, जब आप इसके थोड़े से अच्छे सवाल देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो दिमाग लगाना पड़ रहा है। बट इनमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिंपल चीज़ें हैं बिल्कुल। और ऐसे सवाल अभी मैं बताऊंगा आपको, पीवाईक्यूज आ रखे हैं ऐसे, इतने ही आसान। चलिए एक और सवाल करते हैं। इंटीग्रेशन z अपॉन में z² माइनस 3z प्लस 2 dz, वेयर c इज द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन क्या है, z माइनस 2 इक्वल्स टू 1/2। एक बार ट्राई करना चाहेंगे, कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, खुद से आंसर लाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आगे स्टार्टिंग में कुछ ग्लिच हुआ है और उसकी वजह से शायद मेरी फोटो जो है वो शिफ्ट हो गई थी इधर, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना है प्लीज़। अजी डन, कुछ निकला। काफ़ी लोगों को क्वेरीज आ रही थी कि आखिर सर आप लाइव लेक्चर कब लेंगे, तो लेट्स सी अपन कल ट्राई कर सकते हैं एक बार। सी नेटवर्क का इशू अभी भी सही नहीं हुआ है, ये पूरे जोन की प्रॉब्लम है। सो जोन की प्रॉब्लम को सॉल्व होने में पता है आपको टाइम लगने वाला है। सो लेट्स सी, अगर वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है तो मॉर्निंग के अंदर एक अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास करने वाले हैं कल, ठीक है। सो इफ़ यू आर फ्री देन यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज आप इवनिंग में भी देख सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी, उसके अंदर अपन सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। अभी तक जितना भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा है, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितना हम पढ़ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन रेजिड्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई किया, चलिए सॉल्व करते हैं, एक मैच करना आंसर। तो पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर को सोल्व करना है। सो z² माइनस 3z प्लस 2, इसके फैक्टर कर सकते हो आप z माइनस 1 और z माइनस 2, क्लियर है, ऐसे ही होंगे, माइनस 3z माइनस 2 माइनस प्लस, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 इंटीग्रेशन dz। अब पहला काम क्या करना है अपने को, ऑर्गन प्लेन में ड्रॉ करना है कि क्या आपके रीजन के अंदर कोई पोल आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। लेट्स सी, तो आपको सबसे पहले तो ड्रॉ करना आना चाहिए। z माइनस 2, इसका मतलब आपका ओरिजिन शिफ्टेड है, शिफ्टेड कितने पे, 1 और 2, 2 के ऊपर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और रेडियस कितनी है, हाफ। तो बनेगा कैसा, यहां से स्टार्ट होके ये आपका इलिप्स बन गया। आपको इलिप्स नहीं बनाना है, फिर से ट्राई करते हैं। ओह ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये आप सर्कल एज्यूम कीजिए, ओके। सो अब इस पॉइंट के अंदर क्या आपका कोई पॉइंट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको चेक करना है। सो आपने चेक किया कि यहाँ पे आपके पास दो पोल हैं, z इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2। सो क्या z इक्वल्स टू 1 इसमें लाई कर रहा है, नहीं। तो यहाँ पे तो आप एक तरीके से फेवर में आ गए किसके, कोची इंटीग्रल थ्योरम के। और इधर देखते हैं z इक्वल्स टू 2, अरे सर ये तो ओरिजिन ही है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आपका पोल क्या है, इस रीजन के अंदर आपका पोल है z इक्वल्स टू 2।
सो ए कितना हो गया आपका 2। अब आपको देखना है कि आपका एफ ऑफ जेड क्या होगा। पोल के अलावा बचा हुआ फंक्शन आपका एफ ऑफ जेड है। सो इस केस में एफ ऑफ जेड जेड अपॉन में जेड माइनस 1 के बराबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ठीक से इसको नहीं समझा कि आखिर एफ ऑफ जेड का सिलेक्शन कैसे होता है, अगर आपको थ्योरी नहीं पता है, आपको प्रूफ्स नहीं पता है, तो आप ये गलत करके आओगे। कैसे? आप सिंपली क्या करोगे, इसको एफ ऑफ जेड मान लोगे कि जो ऊपर होता है वही एफ ऑफ जेड है। आपने इसको इग्नोर कर दिया और आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो एफ ऑफ जेड क्या है? बचा हुआ जितना भी हिस्सा जो आपके सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंदर नहीं आ रहा है, पोल को नहीं दे रहा है, वो सारा एफ ऑफ जेड है। क्लियरिटी है? तो अब आंसर क्या होगा सिंपली बताओ। 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए कितना आपका 2, एफ ऑफ 2। सो आपका एफ ऑफ जेड क्योंकि क्या है जेड अपॉन में जेड माइनस 1। सो आंसर क्या होगा सर 2 पाई आयोटा जेड की वैल्यू 2 अपॉन 2 माइनस 1। सो आंसर इज 4 पाई आयोटा। चमका थोड़ा बहुत? समझ में आया क्वेश्चंस कैसे करने हैं? मेरा मोटो सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाना नहीं है, थ्योरी भी समझाना है। पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी? कुछ सवाल दें आपको, कुछ होमवर्क के लिए सवाल दें जो आप आराम से ट्राई कीजिएगा, और मॉर्निंग में अपन उन सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सेशन रहेगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सवाल लिखिएगा। पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 2z प्लस में 1 अपॉन में z स्क्वायर प्लस z कंटूर इंटीग्रल है, वेयर c इज द सर्कल mod z इक्वल्स टू हाफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 10z dz वेयर c इज mod z इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास इंटीग्रेशन e की पावर माइनस z अपॉन में z प्लस में 1 वेयर c इज mod z इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा इंटीग्रेशन e की पावर z अपॉन में z माइनस 1 एंड z माइनस 4 dz। जहाँ पे आपका c क्या है? c है आपका पर्स mod z इक्वल्स टू 2। ठीक है? और लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। इफ f ऑफ z हाँ f ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z माइनस z1 dz वेयर c इज द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। देन आपको फिगर आउट करना है पहली चीज f ऑफ 3 कितना होगा, दूसरी चीज फिगर आउट करनी है f प्राइम ऑफ 1 माइनस आयोटा कितना होगा, तीसरी चीज फिगर आउट करनी है f डबल प्राइम ऑफ 1 माइनस आयोटा कितना होगा। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। और लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर z अपॉन में z स्क्वायर प्लस में 1। इनकी आपको पूरों की प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर को अच्छे से देख लेना, ऐसा ही सवाल आने वाला है। mod z इक्वल्स टू 2। मैंने पेपर सेट नहीं किया वैसे। क्वेश्चन नंबर 7 अगर ये अच्छे से प्रैक्टिस हो गए ना तो TFR के जो बड़े सवाल हैं वो आप अच्छे से डील कर पाओगे। तो ये प्री रिक्वेसाइट है, अगर ये आपको अच्छे से करना आ गया तो आप उसमें अच्छे से कर पाओगे। ठीक है? अभी ख़त्म नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, अभी बिगनिंग है। ठीक है? बट यहाँ तक आपका जैम CUET HCU सारों का लेवल कंप्लीट है। यहाँ तक अगर आपने सीख लिया तो आप जैम जेस्ट जैम तक तो दे सकते हो आराम से। जेस्ट में भी बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, बट अगर TFR लेवल का करना है, अगर आपको 2 डिजिट के अंदर रैंक लेनी है तो उसके लिए आगे के 2 लेक्चर भी देखने पड़ेंगे। ठीक है? सो मैं अच्छी वाली प्रिपरेशन करा रहा हूँ आपकी। ठीक है? मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास कराने वाला हूँ, अच्छी रैंक के साथ। ठीक है? तो थोड़ा सा स्टिक रहना, मोटिवेशन रखना। अगर किसी सवाल में दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको डिस्कस कराऊंगा। मोटिवेशन रखना अपने अंदर।
एक और सवाल लिखिए, ई की पावर जेड टी अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस में 1 डी जेड, जहाँ पे मॉड जेड इक्वल्स टू क्या है 3। ठीक है, और लिखिए 7 क्वेश्चन नंबर 8। ये होमवर्क है आपका, नेक्स्ट क्लास में मैं ये डिस्कस करूंगा, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर ही। इंटीग्रेशन आपको दे रखा है साइन जेड अपॉन में 2z माइनस पाई डी जेड विथ सी ए सर्कल मॉड जेड इक्वल्स टू 2 इज, ऑप्शन ए है आपके पास 0, ऑप्शन बी है आपके पास 2 पाई आयोटा, ऑप्शन सी है आपके पास पाई आयोटा, एंड ऑप्शन डी है आपके पास क्या माइनस पाई आयोटा। ठीक है, ये सवाल आ रखा है जेस्ट के अंदर, दिस इज द पीवाईक्यू ऑफ जेस्ट, और ये आपको ही सोल्व करना है, ये आप ही सोल्व करोगे। पहले जितने भी ये 7 क्वेश्चन है उनको सोल्व करना, और लास्ट में इस 8 क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, बनना चाहिए ये आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, द वैल्यू ऑफ लिमिट z टेंस टू आयोटा z की पावर 10 प्लस में 1 अपॉन में z की पावर 6 प्लस में 1 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है आपके पास क्या 1, ऑप्शन बी है आपके पास क्या 0, ऑप्शन सी है आपके पास क्या माइनस का 10/3, एंड ऑप्शन डी है आपके पास क्या 5/3। आई गेस मुझे हर एक क्वेश्चन को हर एक पेज के ऊपर लिखना चाहिए था, अब नेक्स्ट क्लास में फिर से लिखना पड़ेगा, सैड। क्वेश्चन नंबर 10 अब लिखते हैं मुझसे, कंप्यूट लिमिट z टेंस टू 0 रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। ऑप्शन ए है आपके पास द लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ऑप्शन बी है आपके पास 1, ऑप्शन सी है आपके पास माइनस आयोटा, ऑप्शन डी है आपके पास -1। तो 10 क्वेश्चन है, बाकी के सारे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो मैं कल ही लिखूंगा और कल ही उनको डिस्कस करेंगे। पहले ये 10 सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज अपन ने बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है और आपने बहुत अच्छा कंटेंट सुना है, एब्जॉर्ब किया है। तो इसके साथ स्टिक रहना, इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर इससे आएगा, कॉम्प्लेक्स से सवाल आएगा तो अच्छा सवाल इसी से आएगा, ठीक है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम से। सो थैंक यू फॉर सो मच। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, इफ सब चीज़ें सही रही तो। बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके, गुड नाइट।